काढ़ा, औषधीय कोई जड़ी बूटियां, ये सब कुछ आयुर्वेद। दोस्तों सबसे पहले चीज है, आयुर्वेद को हमें समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद क्या है। दोस्तों आयुर्वेद का नाम आते ही सबसे पहले ये आता है कि सड़क किनारे तंबू लगा के जो लोग बेच कर रहे हैं, पीस रहे हैं, वो है आयुर्वेद। घर घर जड़ जाके जड़ी बूटी बना के बेच रहे हैं, वो आयुर्वेद। लोगों ने आयुर्वेद के प्रति ऐसी भावना बनाई। दोस्तों आयुर्वेद ये नहीं है। आयुर्वेद की परिभाषा है कि जो हमारा आयुर्वेद को बोला गया है जीवन का विज्ञान। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, खाली इलाज करने का नाम आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको तो कहा जाता था साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान है। हिता हितम सुखम दुखमायुष तस्य हिता हितम। क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, क्या हमारी उम्र को बढ़ाने की चीज है, ये सारी चीजों की जो जानकारी देता है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद को खाली इलाज करने का नाम नहीं है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, कब उठना चाहिए, किस ऋतु में क्या पहनना चाहिए, इन सब की जानकारी जो देता है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद कोई इलाज करने का नाम नहीं है, कोई चिकित्सा पद्धति का नाम आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति तो अलग अलग है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति, वो छोटी छोटी चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति का नाम नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको कहा जाता था साइंस ऑफ लाइफ। ये छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं, ये एलोपैथिक विज्ञान, ये जो पैथी, होम्योपैथिक, इलेक्ट्रोपैथी, ये तो छोटे छोटे, बहुत एक छोटा अंश भी नहीं है आयुर्वेद का। तो पहली बात तो आप गर्व महसूस करिए कि एक बहुत बड़े विज्ञान का, आप एक जीवन के विज्ञान का आप एक हिस्सा है, आप उसके विशेषज्ञ हैं, आप उसके ज्ञाता हैं। तो पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा, आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो हमें ये बताता है कि आपके लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, क्या जीवन के लिए, आयु बढ़ाने के लिए है। और अंतिम में अंतिम लाइन है इसके, जो इसकी परिभाषा आयुर्वेद की, कि बीमारियां ना हो और बीमारी होने पर उनका उपचार बताए। तो ये पूरी इसकी परिभाषा है। पहले तो ये बताना है कि पथ्य क्या है, जो हमें खाना क्या चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ये सब बताता। लास्ट की शब्द है इसकी परिभाषा में आप पढ़ना कि कैसे रोगों का उपचार। तो उपचार बहुत बाद की बात है, पहले तो हमें रोगों को स्वस्थ रहने का तरीका बताना पड़ेगा। ये आयुर्वेद एक जीवन शैली का नाम है दोस्तों, जीवन शैली। और आने वाले समय में आपको हकीकत एक बात ही बता दूं, आने वाले समय में वही व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा जो आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाएगा। ये वायरस, जो वायरस में दिखाया है, कोरोना वायरस में दिखाया लोगों को कि लोग बीमार पड़ गए, त्राही त्राही मच गई हर तरफ। वायरस ज्यादा स्ट्रोंग नहीं था, लोगों की जीवन शैली इतनी खराब हो चुकी थी कि ये उनको जागृत करना जरूरी था कि आप जीवन शैली को सुधारिए। और आने वाले समय में वही व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा जिसकी आयुर्वेदिक जीवन शैली होगी। आयुर्वेदिक जीवन शैली सुबह से लेकर शाम तक, जो आयुर्वेद कोई ये नहीं है कि हमने कोई प्रोडक्ट लिया आयुर्वेद है। आयुर्वेद के अलावा आप कैसे सो रहे हैं, क्या जाग रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बातें, ये सब कुछ जो आपको जानकारी देता है वो आयुर्वेद है। और दोस्तों मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं, मुझे अभी हर व्यक्ति, मैंने आपको बताई एक बात कि वही व्यक्ति स्वस्थ रहेगा जो आयुर्वेद जीवन शैली अपनाएगा। मुझे अब जैसे कहीं भी जाता हूं ना, तो डॉक्टर्स मिलते हैं, या आपको भी कहीं मिलेंगे। आप अपने शहर में किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास जाना, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना, न्यूरो के पास जाना, किसी के पास भी जाना, लोग मुझे बोलते हैं कि हमें आयुर्वेद पे ज्यादा भरोसा नहीं है, आयुर्वेद पे ज्यादा भरोसा नहीं है, आयुर्वेद से नहीं हो सकता, ये तो एलोपैथिक साइंस है, बड़ी बड़ी वो है, उनसे होगा, आयुर्वेद पे ज्यादा भरोसा नहीं है हमें। मेरे को जब ऐसे लोग मिलते हैं ना जो बोलते हैं मुझे आयुर्वेद पे भरोसा नहीं है, मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूँ कि जी आप अपने घर पे सब्जी बनाते हैं? बोले हाँ जी सब्जी तो बनाते हैं। मैंने कहा उसमें हल्दी डालते हो? बोले हाँ जी हल्दी डालते हैं। उसमें जीरा भी डालते हो? जीरा डालते हैं। उसमें लहसुन भी डालते हो? लहसुन भी डालते हैं। हरी मिर्च डालते हो? डालते हैं। लाल मिर्च डालते हो? डालते हैं। चाय बनाते हो? जी घर में बनाते हैं। उसमें अदरक डालते हो? हाँ जी अदरक भी डालते हैं। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, आप सब्जी बनाते हो उसमें हल्दी डालते हैं, क्यों डालते हैं? या जीरा डालते हैं, क्यों डालते हैं? लहसुन डालते हैं, क्यों डालते हैं? बोले सर ये सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे मेरे भाई यही तो आयुर्वेद है। साला सब्जी में हल्दी डालते हो, अदरक वाली चाय पीते हो और बोलते हो मैं आयुर्वेद में भरोसा नहीं है। और आयुर्वेद कोई दवाई थोड़ी है, यही तो है आयुर्वेद। बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, आप देखना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाना, बड़े बड़े आईसीयू में जाना, कहीं भी जाना, लोग अदरक वाली चाय पीते हैं। डॉक्टर यार अदरक, जिंजर टी पियेंगे, जिंजर टी क्यों पीते हो भाई? जिंजर टी सेहत के लिए अच्छी है, और बोलते हैं आयुर्वेद में भरोसा नहीं है। हल्दी वाली सब्जी खाते हैं, लहसुन वाली सब्जी खाते हैं, जीरे की सब्जी खाते हैं, अदरक की चाय पीते हैं, काली मिर्च दूध में हल्दी डाल के पीते हैं और बोलते हैं हमें आयुर्वेद में भरोसा नहीं है। दोस्तों हर व्यक्ति को आयुर्वेद में भरोसा है, और वही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है जो आयुर्वेद में भरोसा करेगा। आने वाला समय आयुर्वेद का है। आयुर्वेद इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। और इसमें भी सबसे खुशी की बात यह है दोस्तों कि अभी जो टाइम चल रहा है,
कोरोना नहीं, इससे पहले से भी ये इतिहास रहा है हमेशा से कि नवंबर से लेके और मार्च तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो महीने होते हैं ये आयुर्वेद के महीने कहे जाते हैं। इन दिनों में इनको जो एलोपैथिक साइंस वाले लोग होते हैं ना, डॉक्टर्स, आप जाके देखना किसी भी हॉस्पिटल में, वो बोलते हैं ये हेल्दी सीजन है, उनके पेशेंट कम हो जाते हैं इन दिनों में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन दिनों में उनके पास पेशेंट बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दिनों में जो ये 5 महीने का जो टाइम होता है मुख्यतः, ये आयुर्वेद को यूज करने का टाइम, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी बताया गया है कि ये आयुर्वेद का पीक टाइम होता है। इन दिनों में लोग ज्यादा आयुर्वेद पे भरोसा करते हैं, ये मानसिकता है उनकी, लोग आयुर्वेदिक चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इन दिनों में। तो दोस्तों हमारे लिए पीक टाइम है। अच्छा राव साहब जी, एक चीज जानना चाहूंगा, आवाज आ रही है क्या? आ रही है, हाँ आ रही है सर। ठीक है, तो हमें ये जो टाइम है ये हम सबके लिए गोल्डन पीरियड है। इन दिनों में लोग आयुर्वेद ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक चीजों को ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए इस सीजन को आयुर्वेद में हेल्थी सीजन कहा गया है, क्योंकि इन दिनों में लोग कम बीमार पड़ते हैं। क्यों कम बीमार पड़ते हैं? क्योंकि इन दिनों में वो आयुर्वेद का ज्यादा सेवन करते हैं। हर चीज के पीछे गहराई है। एलोपैथी वाले बोलते हैं हेल्थी सीजन है, हेल्थी सीजन इसीलिए है कि लोग इन दिनों में च्यवनप्राश का सेवन करते हैं, इन दिनों में हल्दी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन दिनों में अदरक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन दिनों में काली मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन दिनों में लोग चने के लड्डू खाते हैं, इन दिनों में लोग गोंद के लड्डू खाते हैं, इन दिनों में गाजर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इन दिनों में सर्दी का जो 5 महीने, इन दिनों में लोग अच्छी चीजें, आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करते हैं, इसीलिए इनको हेल्थी सीजन कहा जाता है। वो बेचारे इन दिनों में हॉस्पिटल्स वाले खाली बैठे रहते हैं, पेशेंट नहीं आते उनके पास। तो दोस्तों हम सबके लिए कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि लोगों का आयुर्वेद पे भरोसा है, और स्पेशली ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 5 महीनों में हम आयुर्वेद को जितना ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं उतना किया जा सकता है। लोग वेट कर रहे हैं आपकी। अब इन दिनों में स्पेशली जो टाइम चल रहा है, इस सीजन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो आयुर्वेद में एक चीज का जिक्र किया गया है कि जो शरद ऋतु, जो ये सर्दियों वाला जो टाइम है, इस ऋतु में, शीत ऋतु में क्या करते हैं लोग, रसायन का सेवन करना चाहिए। रसायन सबसे पीक टाइम है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं पूरे साल भर स्वस्थ रहूं, तो उसको इन दिनों में रसायन सेवन का विधान बताया गया है कि हमें रसायन का सेवन करना चाहिए। रसायन, अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे रसायन क्या है, अपना तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसका नाम रसायन हो। मैं आपको एक जानकारी दे दूं दोस्तों, रसायन एक शब्द का नाम है, आयुर्वेद में कहा जाता है रसायन। रसायन उसको कहा जाता है, रसायन एक, मैं आपको पहले शरीर की एक बेसिक जानकारी दे दूं। मॉडर्न के हिसाब से हमारे शरीर में इतनी हड्डियां हैं, इतना, एक हार्ट है, तो एक लीवर है, 2 किडनीज है, ये सब कुछ है। लेकिन अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा जो शरीर है वो 7 धातुओं से मिलकर बना है। 7 धातु हैं जिनसे पूरा शरीर बना है। कौन कौन सी 7 धातुएं हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये इस क्रम में ही बनती है। सबसे पहले हम कुछ भी सेवन करते हैं उससे रस बनता है, फिर उसके बाद रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर उससे अस्थि बनती है, फिर मज्जा बनती है, और फिर सबसे उत्तम धातु शुक्र धातु बनती है। तो ये प्रक्रिया है सप्त धातु, और इन्हीं से हमारा पूरा शरीर बना है, सप्त धातुओं से। जो भी भोजन आप कुछ भी सेवन करेंगे, सबसे पहले उसका, अगर आपकी जठराग्नि ठीक है, आपकी डाइजेस्टिव फायर ठीक है, तो सबसे पहले उसका रस बनेगा, फिर आगे की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। रस के बाद रक्त बनेगा, रक्त के बाद मांस बनेगा, मांस के बाद मेद बनेगा, फिर अस्थि बनेगी, फिर मज्जा बनेगी, फिर शुक्र बनेगी। ये उत्तम धातु होती है, शुक्र धातु। तो ये प्रक्रिया है, इस 7 धातुओं से ही मिलकर हमारा शरीर बना है। तो आयुर्वेद में एक शब्द है रसायन। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रसायन उसको कहा जाता है, किसी ऐसी चीज को कहा जाता है जिसको लेने से, जिसका सेवन करने से शरीर की सप्त धातुएं, 7 धातुएं पुष्ट हो जाए, उसको बोलते हैं रसायन है। रसायन। कोई भी व्यक्ति कितना जवान रहेगा, कितने दिनों तक जवान रहेगा, 100 साल तक जवान रहेगा। आप देखना, आज से इतिहास उठा के देख लो, पहले लोग आयुर्वेदिक चीज इस्तेमाल करते थे तो उनकी आयु 100 वर्ष, मिनिमम 100 वर्ष उनकी आयु थी। ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन भी उम्र मिनिमम 100 वर्ष की उनकी आयु होती थी, शतायु होते थे वो लोग। लेकिन आज 100 वर्ष की कल्पना करना मुश्किल हो गया। साइंस ने बहुत तरक्की की, विज्ञान ने बहुत तरक्की की, लेकिन लोगों की आयु नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आयु घटती जा रही है। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, एलोपैथिक साइंस में लोग ज्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो उनकी आयु घटती जा रही है। आयु बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है कि आयुर्वेदिक चीजें इस्तेमाल करना, और आयुर्वेद में आयु बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है रसायन, जो हमारी 7 धातुओं को पुष्ट करता है। ये कोई दवाई नहीं है, मैं पहले भी एक बात बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं, ये दवाइयां नहीं है आयुर्वेद। ये आयु बढ़ाने का विज्ञान, आयु बढ़ाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो ये है। आप भारत का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए दोस्तों, हॉस्पिटल से रिकॉर्ड निकालिए, किसी से भी निकालिए, भारत में दवाई ना मिलने से इतने लोग नहीं मरते हैं जिससे कहीं ज्यादा लोग दवाई खाने से मरते हैं। दवाई के अभाव में नहीं मरते यहाँ लोग, दवाई सेवन की वजह से ज्यादा लोग मरते हैं यहाँ पर।
अगर भारत से इन दवाइयों को हटा दिया जाए ना, जो ये अंग्रेजी दवाइयां जिनको बोलते हैं, अगर इन दवाइयों को हटा दिया जाए तो जितनी मौतें आज भारत में हो रही है उससे कम मौतें होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं स्वस्थ रहना तो हमें एक ही बात करनी पड़ेगी कि हमें अपना अपना विज्ञान अपनाना पड़ेगा, और हमारा विज्ञान है आयुर्वेद, कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। तो मैं बात कर रहा था रसायन। तो रसायन एक ऐसी चीज है जिसको लेने से धातु धातुएं आपकी पुष्ट हो जाए, उसको बोलते हैं रसायन। और आयुर्वेद का सबसे पहला और सबसे बड़ा रसायन एक चीज को माना गया है, वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश, जी हाँ दोस्तों, च्यवनप्राश, इसका पूरा नाम है च्यवनप्राश अवलेह। च्यवनप्राश अवलेह, ये इसको रसायन का दर्जा दिया गया। रसायन उसको बोलते हैं जिसको लेने से आपकी आयु बढ़ती है, आप 100 साल तक जवान रह सकते हैं, वृद्धावस्था आपकी दूर कर सकते हैं, आपकी धातु धातुएं पुष्ट हो जाएंगी, उसको बोलते हैं रसायन। मैं आजकल देखता हूं लोगों को, खासकर मेरे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं, या आपको भी बहुत सारे इस तरह के लोग मिलते होंगे, जवान जवान व्यक्ति हैं, कमजोर है, बाहर से स्वस्थ दिखते हैं लेकिन अंदर से लोग कमजोर हो गए हैं दोस्तों। थोड़ा सा भी चलने को सांस फूलने लगते हैं। दूसरी मंजिल पे कोई किसी को जाना हो तो कोई सीढ़ियों से जाना पसंद नहीं करता, सब लिफ्ट का बटन दबाते हैं। लुकिंग यंग पर फीलिंग ओल्ड, अंदर से बूढ़े हैं। बाहर से जवान बेशक दिख रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन वो अंदर ही अंदर बूढ़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि जो धातुएं है ना, जो सबसे पहले रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा और शुक्र, शुक्र धातु की कमी है सभी में। क्यों? क्योंकि सारी प्रक्रिया ही खत्म, ऊपर से प्रॉपर रस ही नहीं बन रहा, रस नहीं बनेगा तो रक्त नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगा, अस्थि नहीं बनेगी, मज्जा नहीं बनेगी, शुक्र नहीं बनेगी, शुक्र धातु बनेगी नहीं, तो आदमी के अंदर क्षीणता आएगी। कमजोर लोग बोलते हैं सर मैं कमजोर ही महसूस करता हूं, मैं जो भी, चाहे उसकी शारीरिक कमजोरी हो, चाहे वो सेक्सुअल वीकनेस हो, ये शुक्र धातु की कमी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और दोस्तों, ये जो है ना, ये जो धातुओं का जो क्रम है, जब इनमें क्षीणता, धातुएं कम होने लगती हैं, तो ये बहुत बड़ा व्यापार बना लिया है लोगों ने, इसको बहुत बड़ा व्यापार बना लिया है। मैं पूरे भारत में ट्रेवल करता हूं, जहां भी जाता हूं ना, मुझे और लोगों में ज्यादा बड़ी समस्या नहीं दिखती। दीवारों पर केवल एक ही चीज की ऐड दिखती है, कमजोर व्यक्ति मिले, कमजोर रोगी मिले। और कमजोर के साथ साथ बल्कि उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बना लिया है, जगह जगह ये कमजोर की बजाय और एक स्पेशल उन्होंने नाम दिया ऐसे पेशेंट्स के लिए, उन्होंने नाम दे दिया गुप्त रोगी मिले। गुप्त, उन्होंने गुप्त बना दिया इसको, गुप्त, है ना। एक बहुत बड़ा बिजनेस, भारत का सबसे बड़ा लोगों का जो पैसा जो जा रहा है वो इस में जा रहा है, गुप्त रोगी मिले। उन्होंने स्पेशल इस चीज को नाम दिया है कि जिसमें कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी। देखो, आपको दिमाग में बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल सीधा सा है, कोई भी चीज खाओगे तो सबसे पहले उसका रस निकलेगा, रस। अगर रस नहीं निकलेगा तो आगे की प्रक्रिया वहीं पर खत्म हो जाएगी, ना उससे रक्त बनेगा और ना अंतिम धातु शुक्र धातु बनेगी। जब शुक्र धातु नहीं बनती है तो होता क्या है, फिर हम फंस जाते हैं उस चक्कर में, जहां लिखा होता है ना गुप्त। और बल्कि आजकल तो गुप्त के साथ साथ मैं देखता हूं दीवारों पे जगह जगह गुप्त के साथ और भी कई नाम दिए हैं उनको, निराश, हताश, है ना। हाँ, उसको जाएंगे बोलेंगे तू निराश रोगी है, तू हताश रोगी। वो बेचारा सही में निराश हताश हो जाएगा। और उसको जब तक उसके पास पैसा है उससे लेते रहेंगे, और जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा उस दिन वो हो जाएगा गुप्त। अब वो गुप्त हो गया, वो किसी को नजर नहीं आएगा, गुप्त रोगी बन गया वो, गुप्त। दोस्तों, कुछ नहीं है गुप्त का चक्कर, युवाओं के पैसे चले जा रहे हैं। युवा लोग मैंने देखा है बेचारे जाके, और बल्कि मतलब जाते रहते हैं इस तरह के सेंटर्स पे, गुप्त उनको स्पेशल कैटेगराइज कर दिया, उनको गुप्त रोगी है तो गुप्त। अरे गुप्त नाम का कुछ नहीं है दोस्तों, शरीर 7 धातुओं से बना है, अगर 7 धातुएं पुष्ट है तो गुप्त नाम की कोई चीज नहीं है। उनसे लोग पैसे लेते रहते हैं, गुप्त कर देते हैं उनको। मैं बताऊं आपको जानकारी के लिए, मेरे एक दोस्त है, मेरे साथ पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, फरीदाबाद से हैं वो। उनका भी यही गुप्त करने वाला काम है उनका भी। फरीदाबाद में बहुत बड़ा उनका ये गुप्त वाला धंधा है, जिसका नाम है बंगाली दवाखाना, गुप्त रोगी मिले। तो मैं उनसे कई बार पूछता था कि यार तुम ये गुप्त वाला काम क्यों करते हो, लोगों को गुप्त बनाने का काम करते हो, बहुत बड़ा बिजनेस, इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ा बिजनेस है। मैं उससे पूछता था यार तुम गुप्त करने का काम करते हो, क्या कारण है? बोले सर, उसने मेरे को बताया, सर नहीं, वो बोला यार तू एक बात समझ, ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये बिल्कुल लायबिलिटी फ्री बिजनेस है, लायबिलिटी नहीं है हमारी। मैंने कहा यार लायबिलिटी तो है यार, तुम डॉक्टर हो, हम सब डॉक्टर हैं यार, मरीज को ठीक करना हमारी लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है। बोला हमारी नहीं है। मैंने कहा यार क्यों नहीं है? तो उसने मुझे एग्जांपल दिया कि मान लो तेरे पास कोई शुगर का पेशेंट आया और उसकी शुगर बाई चांस ठीक नहीं हुई, तो बाहर जाके वो 50 आदमियों को बताएगा कि मैं वहां गया था और मेरी शुगर ठीक नहीं हुई। और बोला हमारे में क्या है, हमारे पास जो भी आता है ना, वो बाहर जाके किसी को कुछ नहीं कहता कि कहां गया था और क्या ठीक नहीं। यस सर, यस। उसको गुप्त कर दिया, गुप्त है वो किसी को कुछ जिक्र नहीं करेगा, बाहर जाके पैसे देता रहेगा। जिस दिन पैसे मिलने बंद हो जाएंगे उस दिन वो गुप्त हो जाएगा।
तो दोस्तों ये जो गुप्त करने वाला या ये भारत का बहुत बड़ा बिजनेस है। आप चाहें तो खाली इन लोगों को भी जागरूक करके एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। आयुर्वेद में इन सारी चीजों के लिए एक ही चीज का जिक्र किया गया कि हमें रसायन सेवन करना चाहिए, रसायन। और ये जो रसायन है ना, ये सबसे पहले देवताओं के लिए बनाए जाते थे। देवताओं के जो वैद्य थे अश्विनी कुमार, वो बनाते थे रसायन, देवताओं के लिए बनाते थे ताकि देवता जवान रहते थे, यंग दिखते थे। आपने देवताओं की पिक्चर्स देखी होंगी ना, बिल्कुल जवान दिखते हैं, यंग दिखते हैं, चमकता शरीर दिखता है, उनके पीछे ऐसे एक प्रकाशमय वो दिखता है। वो क्या है? वो उनका ओज है, उनकी क्षमता है, उनकी शारीरिक क्षमता है। तो ये जो रसायन है आयुर्वेद का, ये सबसे पहले जो रसायन आयुर्वेद में माना गया वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश को रसायन माना गया है। ये सबसे पहले च्यवन ऋषि के लिए बना था। च्यवन ऋषि वृद्ध हो गए थे, उनको बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, तो देवताओं के जो वैद्य थे उन्होंने स्पेशल उनके लिए एक अवले बनाया। अवले किस चीज को बोलते हैं दोस्तों? जो चाट के जो चीज इस्तेमाल की जाती है, खाई जाती है, उसको बोलते हैं अवले। जैसे आपने देखा होगा टैबलेट अलग चीज है ना, सिरप अलग चीज है, जूस अलग चीज है। उसी तरह अवले प्रिपरेशन बोलते हैं, जो चीज चाट के इस्तेमाल की जाए उसको अवले कहा जाता है। तो च्यवनप्राश अवले, महर्षि च्यवन ऋषि के लिए अवले तैयार किया गया था, जिसका सेवन करने से महर्षि च्यवन दोबारा से जवान हो गए थे, उनकी धातुएं सारी पुष्ट हो गई थी, इसीलिए उनका नाम, इस अवले का नाम पड़ा च्यवनप्राश अवले। तो दोस्तों ये जो टाइम है, ये जो सीजन है, वो उस रसायन सेवन का सर्वाधिक सीजन है। आप देखना, जैसे नवंबर का महीना शुरू होता है, लोग रसायन सेवन करना शुरू करते हैं, बाजार में भीड़ लग जाती है च्यवनप्राश की। तो आपको बस लोगों को एक चीज की जानकारी देनी है कि हमें रसायन तो सेवन करना है। च्यवनप्राश एक रसायन का काम करता है, बिल्कुल करता है, ये आपकी धातु धातुओं को पुष्ट करता है, लेकिन कौन सा च्यवनप्राश डिपेंड नहीं करता, कौन सा च्यवनप्राश। च्यवनप्राश के नाम पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बनाना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में देखा, जो ब्रांडेड लोग, जो अच्छी कांपनियां हैं, जब च्यवनप्राश का इतना ही कमर्शियल यूज होने लग गया ना, तो लोगों ने क्या किया, च्यवनप्राश को पता नहीं किस किस विधि से बनाना शुरू कर दिया। आयुर्वेद में जैसा च्यवनप्राश बताया गया था, उस विधि को छोड़ के लोग पता नहीं कैसे कैसे च्यवनप्राश बनाने लग गए। इसका जो मेन इसका जो कंटेंट है वो आंवले की पिष्ठी होती है। लेकिन तो मैंने देखा दोस्तों, मुझे शर्म आती है बताते हुए, अच्छी नामी गिरामी कंपनियां मैंने देखा लोग च्यवनप्राश बनाते, आलू उबालते हैं, आलू उबाल के उसको चाशनी में डालते हैं, कलर डालते हैं, कुछ हर्ब्स का चूरन ऊपर से डालते हैं और बन गया च्यवनप्राश। आलू से च्यवनप्राश बना रहे हैं लोग, शक्करकंदी से च्यवनप्राश बना रहे हैं। वो च्यवनप्राश नहीं है, वो तो आलू प्राश है। अब जैसा आलू प्राश बन गया हो, तो अब शक्करकंदी से बना च्यवनप्राश, आलू से बना च्यवनप्राश अगर सेवन करोगे तो दोस्तों जवान नहीं होगे, बल्कि जितना जवानी बची है ये और बुढ़ापे में जल्दी तब्दील हो जाएगी। सोना चांदी च्यवनप्राश, हीरे मोती च्यवनप्राश, अरे आयुर्वेद में बताया ही नहीं गया सब कुछ। आयुर्वेद में च्यवनप्राश की विधि स्पष्ट लिखी गई है कि उसमें क्या क्या डलना चाहिए और कैसा डलना चाहिए। ये जो हम शास्त्रोक्त बोलते हैं, इसको शास्त्रोक्त विधि से बनाया गया च्यवनप्राश। इसको कोई कंपनियां नहीं बना रही है, सब कमर्शियल के तौर पे बल्क में बना रही है, जिसमें इसमें मोस्टली 70 से 80% इसमें चीनी होती है, बाकी इसमें किसी भी चीज की पिष्ठी डाल देते हैं और बन गया च्यवनप्राश। हम खुश होकर खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं कि वो रसायन सेवन कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, धातुएं पुष्ट होंगी। लेकिन नहीं है दोस्तों, अगर आपको च्यवनप्राश के फायदे उठाने हैं तो हमें च्यवनप्राश बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि से बनाना चाहिए। और आयुर्वेद दोस्तों जितनी शानदार चीज होती है ना, उसको बनाना उतना ही मुश्किल होता है। च्यवनप्राश बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत टफ प्रक्रिया है। अगर शास्त्रोक्त विधि से